हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो भारत में यार लोग पैसा कमाते हैं उसको खर्च कैसे करते हैं, उनका जो ईएमआई है उस पर कितना पैसा खर्च होता है, किस सेगमेंट में वो कितना पैसा खर्च करते हैं। मीन्स हमारा जो यार टॉपिक है कि भारत खर्च कैसे करता है, हाउ इंडिया स्पेंड्स। ठीक है, तो मेरे भाई ये हमारा टॉपिक है हाउ इंडिया स्पेंड्स, और ये अपने प्यारे से देश का प्यारा सा मैप है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में समझते हैं इस बात को। तो यार भारत में जो कमाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, जो लोग यार जॉब करते हैं कहीं से कमाते हैं, वो 33% से अधिक जो है यार ईएमआई पर खर्च कर देते हैं। मीन्स वो जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 33% रुपया ईएमआई देने में खर्च कर देते। ठीक है, अच्छा। और यार उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये अपना चैनल है स्कूली शिक्षा, और मेरे भाई यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, क्लास 11th क्लास 12th का जेई नीट का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन या जो भी हैं जिनको आप जानते हो जो 11th क्लास या 12th क्लास में हैं, तो आप उन तक ये चैनल को पहुंचाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अब आइए बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो मेरे भाई भारत की सबसे बड़ी B2B सास फिनटेक SaaS फिनटेक कंपनी परिफियोस ने 19 फरवरी को PwC इंडिया के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी किया है। मीन्स मेरे भाई दो कंपनी मिलकर के एक रिपोर्ट बताती है, ठीक है, बनाती है, और उसी रिपोर्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। इस रिपोर्ट में इंडियन कंज्यूमर्स के बिहेवियर पैटर्न का एनालिसिस किया गया है। मीन्स यार जो कंज्यूमर लोग हैं वो उनका क्या बिहेवियर है, खर्च करने का क्या बिहेवियर है, उस बात को एनालाइज किया गया है। और मेरे भाई इस रिपोर्ट में 30 लाख से अधिक टेक से भी कंज्यूमर्स के स्पेंडिंग बिहेवियर को एग्जामिन किया गया है। मेरे भाई जो लोग ना डिजिटली अपना मतलब सारा कुछ डिजिटल है, टेक की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं, ठीक है, वैसे 30 लाख लोगों के बिहेवियर के बेसिस पे इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, अच्छा। तो अ डीप डाइव इनटू कंज्यूमर स्पेंडिंग बिहेवियर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम है कि कंज्यूमर का स्पेंडिंग बिहेवियर क्या है, इस रिपोर्ट में क्या क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा ईएमआई चुकाने में खर्च करते हैं नौकरी पेशा, जो जॉबर लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, वो अपना जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसा का सबसे ज्यादा अमाउंट मतलब ईएमआई चुकाने में खर्च करते हैं। ठीक है, अच्छा। और कहां कहां खर्च करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो ईएमआई पर खर्च, हर शहर के लोग छोटे से बड़े शहर तक अपनी इनकम का 33% से ज्यादा हिस्सा लोन की ईएमआई चुकाने में खर्च करते हैं। पहला बात, चाहे वो शहर छोटा हो चाहे वो शहर बड़ा हो, बट यार ईएमआई पे वो अपना पैसा को खर्च करते हैं। ईएमआई जिनको नहीं पता है तो मेरे भाई उनके लिए बता दें कि अगर आप लोन लेते हो, जैसे लेटेस्ट सपोज आप 1 लाख रुपए का लोन लिए और उस लोन को क्या किया गया, 10 या 12 महीने में डिवाइड कर दिया गया, और 12 महीने में एक छोटा छोटा सा अमाउंट आप जिससे भी लोन लेते हो उसको पे करते हो विथ इंटरेस्ट, और उसी को हम ईएमआई बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात। अच्छा, दूसरा जो खर्च करते हैं इंडियन लोग, उनके जरूरत बेसिक नीड का खर्चा, अनिवार्य खर्चा, सबसे ज्यादा पैसा जरूरी खर्चों जैसे मकान का किराया हो गया, बिजली बिल हो गया, है ना, उस पे 39% पैसा खर्च होता है उनका। कितना पैसा खर्च होता है? 39%। किसका 39%? जो भी पैसा वो कमा रहे हैं उसका 39%। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद 32% पैसा जो उनके जरूरत का चीज है, नेसेसिटी एक्सपेंडिचर, जैसे कि खाना पानी हो गया, बाइक का पेट्रोल, कार का पेट्रोल, इन सब चीजों पे वो अपना पैसा खर्च करते हैं।
29% लाइफ स्टाइल वो शौक से जुड़े खर्च जैसे कि डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जाता है। मीन्स ये उनके खर्च का बिहेवियर है, अलग अलग मतलब जो एनालिसिस है उसमें यार जो एवरेज है उस बात को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा जी। अब बात करते हैं हम लाइफ स्टाइल पे खर्च। तो लाइफ स्टाइल पे जो खर्च है, ठीक है, लाइफ स्टाइल से जुड़े खर्चों में सबसे ज्यादा मतलब देखो यार, जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं उस सेगमेंट में भी कितना पैसा खर्च होता है। तो जैसे हम लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो 62% फैशन पे और शॉपिंग और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर यह पैसा को खर्च किया जाता है। जैसे हम लाइफ स्टाइल के बारे में बात किए ना कि लाइफ स्टाइल पे लोग कितना पैसा को खर्च करते हैं, तो लाइफ स्टाइल पे 29% खर्च है ना। अब इस 29% में भी वो सबसे ज्यादा किधर की तरफ करेंगे, तो फैशन हो गया, शॉपिंग हो गया, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गया, उन सब पे खर्च करते हैं। अगर हम खाने पीने के खर्च की बात करें तो जैसे जैसे लोगों का यार सैलरी बढ़ता है वैसे वैसे बाहर खाना खाने या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर उनका खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उनका खर्च क्या होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा जी, ये बात क्लियर है। और देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं यार, बहुत ही फेमस सा ये है ऑनलाइन गेमिंग खर्च, है ना। हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे जो मतलब जो विद्यार्थी लोग हैं जो बाहर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको क्या है कि क्या बोल सकते अच्छे अच्छे जो मतलब एक्टर लोग हैं, मतलब 2 रुपए 1 रुपए के लिए यार जो बिक जाने वाले एक्टर हैं, वो क्या करेंगे कि 1 रुपए लगाओ और क्या बोल सकते जुप्पी पे लूडो खेलो, करोड़पति बनो, कुछ कुछ ऐसा ऐड कर देते, 2-2 रुपए में बिक जाने वाले एक्टर लोग, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारे जो देश का यूथ है उनको बर्बाद करना शुरू करते हैं। तो यार ये लोग मतलब क्या बोल सकते, वैसा उनको ऐड ही दिखाया जाता है कि उस ऐड में वो प्रलोभन में प्रलोभित हो जाते हैं और प्रलोभित होने के बाद में क्या करेंगे, वो ऑनलाइन गेम खेलेंगे। मेरे भाई जो गेम खेलता है और जो खिलाता है, जो खेलता है वो दिन प्रतिदिन गरीब बनते जाता है और जो खेलवाता है ऑनलाइन गेम वो दिन प्रतिदिन अमीर बनते जाएगा। आप आए दिन न्यूज पढ़ेंगे कि कोई दुबई पहुंच गया है तो कोई मुंबई में 100-150 करोड़ का अपना फ्लैट ले लिया है, ऐसा कुछ कुछ हम लोगों को सुनने को मिलता है। लेकिन यार प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे जिनको हम आइडियल मानते हैं वो क्या करेंगे, 1 रुपए 2 रुपए में जुपी पे लूडो खेलो और लाखपति बनो, करोड़पति बनो, ऐसा ऐसा ऐड करते, गंदा गंदा सा ऐड, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए तो ऑनलाइन गेमिंग में जैसे 20,000 रुपए से कम कमाने वाले लोगों में ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 22% है। मेरे भाई एक तो सैलरी कम है, 20,000 रुपए से भी कम है और इसमें भी लोग ऑनलाइन गेमिंग पे खर्च कर रहे हैं, उसमें से 22% लोग ऑनलाइन गेमिंग पे खर्च करते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च करने वालों का प्रतिशत घटते जाता है। जैसे जैसे वे समझदार बनते जाते हैं, उनका इनकम बढ़ते जाता है, जिम्मेदारी बढ़ते जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है, तो धीरे धीरे वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से मतलब क्या बोल सकते हैं, हटना शुरू करते, उसको छोड़ना शुरू करते हैं ना। अच्छा जी, अब बात करते हैं 75,000 रुपए से ज्यादा कमाने वालों में यह सिर्फ 12% रह जाता है। मान लो कि कोई XYZ व्यक्ति है, उनका सैलरी 75,000 है, 80,000 है, 90,000 है, तो वैसे लोग मेरे भाई ऑनलाइन गेमिंग में कम पैसा खर्च करते, उसमें जो 12% ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ऑनलाइन गेमिंग पे पैसा खर्च करते। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें पेमेंट करने का जो तरीका है, जैसे जरूरी खर्चे की बात करें, खर्चे के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ECS का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसके तहत अपना पेमेंट को ये लोग करते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम जरूरत और लाइफ स्टाइल खर्चों की बात करें तो UPI सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीका है। मतलब आजकल आप देखते होंगे कि फोन पे से, गूगल पे से लोग पेमेंट करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा 7वें नंबर में आते हैं हम घर के किराए के बारे में बात कर लेते। तो मेरे भाई Tier 2 शहर की अगर हम बात करें तो Tier 1 शहर के मुकाबले घर का जो किराया है वो ज्यादा है, 4.5% ज्यादा है, लगभग है ना। तो 4.5% ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि उनका जो रेंट पे खर्च होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल के खर्च के बारे में। तो मेरे भाई Tier 2 शहर के लोग मेडिकल खर्च पर हर महीने Tier 1 शहरों से
औसतन 20% ज़्यादा खर्च करते हैं। मेरे भाई टीयर 1 शहर में लोग अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर पे कम पैसे को खर्च करते हैं और जो टीयर 2 शहर के लोग हैं वो टीयर 1 के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा पैसा को खर्च करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। टीयर 1 शहर में एवरेज मेडिकल खर्च लगभग 2450 रुपए प्रति महीने है। अगर हम मेट्रो शहर में बात करें तो सबसे कम मेडिकल खर्च 2048 रुपए प्रति महीना है। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकम और जियोग्राफी के हिसाब से डेटा का एनालिसिस। अब ये जो हम आपको डेटा बताए 20% 22% है ना, तो ये जो डेटा ये किस बेसिस पे एनालाइज किया गया, तो उनके इनकम के बेसिस पे एनालाइज किया गया और उनके जियोग्राफी के हिसाब से एनालिसिस किया गया है। तो अब देखिए इस रिपोर्ट में ऐसे बोरोवर यानी उधारकर्ताओं का एनालिसिस किया गया है जो मुख्य रूप से फिनटेक कंपनियां जैसे ऑनलाइन लोन एप्स है ना, ऑनलाइन लोन एप्स और आपका क्या हो गया तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब यार हम जो डेटा आपको अभी बता रहे हैं वो किनका डेटा है, तो बेसिक रूप से हम बोल सकते हैं कि वह उन 30 लाख लोगों का डेटा है जो बेसिकली ऑनलाइन लोन लेते हैं या एनबीएफसी के थ्रू लोन लेते हैं ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनमें जो परसेंटेज है वो 18 साल प्लस वाले लोगों का है और मेरे समझ से जो ज़्यादा एज के लोग होंगे लाइक 30-40 वाले होंगे वो शायद कम ही ऑनलाइन एप्स का यूज करते होंगे फॉर लोन पर्पज या अदर पर्पज, जब तक कि उनको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी या नीड ना हो। तो ये मुख्य रूप से हमारे देश के युवाओं का हाल है। ठीक है, तो बेसिकली उनका ये रिपोर्ट है। इन उपभोक्ताओं को 3 जियोग्राफिकल एरिया में बांटा गया है। सबसे पहला है छोटा शहर मीन्स की टीयर 3, दूसरा है मध्यम शहर मीन्स की टीयर 2 और तीसरा है बड़े शहर या मेट्रो मीन्स की टीयर 1। साथ ही इनकी आय भी अलग अलग थी, कुछ का इनकम 20,000 रुपया से भी कम है और कुछ लोगों का इनकम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका क्या बोल सकते हैं ज्योग्राफी और इनकम के बेसिस पे कैरेक्टराइज करने का तरीका है कि ज्योग्राफी के बेसिस पे टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 शहर को ये एनालाइज किए हैं। इनकम का जो कैटेगरी रखे हैं वो 20,000 से कम या 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा वाले का। अब हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। परफियोस है ना और पीडब्ल्यूसी दोनों बेसिकली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो अगर हम परफियोस के बारे में बात करें तो यह एक ग्लोबल B2B SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस BFSI क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी 18 देश में काम कर रही और 1000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपनी सर्विस देती है। इसकी स्थापना साल 2008 में हुआ है और इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में है और भी इनका जो ऑफिस है वो दुनिया भर में है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम PwC की बात कर ले। प्राइस वाटर हाउस कूपर एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क है जिसके ब्रांच दुनिया के 150 प्लस देश में है। PwC इंडिया इसी ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है और भारत में यह कंपनियों, सरकारी संगठनों और स्टार्टअप्स को बिजनेस सॉल्यूशंस देती है। इसके अलावा कंपनी बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड देती है। तो मेरे भाई ये जो 2 कंपनी है ना, ये 2 कंपनी ही इस डेटा को रिलीज की है। तो हमको इस कंपनी के बारे में भी जानना ज़्यादा आवश्यक है ना। तो हमने ये आपको बताया कि ये कंपनी मतलब एक तरह से इंडिया लेवल और ग्लोबल लेवल पे भी काम करती है और उसी के बेसिस पे इन्होंने डेटा का एनालिसिस किया है और अपने रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ठीक है, तो यही है। अब यार फिर से कि ये अपना चैनल है स्कूली शिक्षा और मेरे भाई ये काफ़ी सारी वीडियो है ना, तो आप जा करके अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप देख सकते हो या जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं लाइक 11th-12th वाले बच्चे हैं उन तक आप इसको रेफर कर सकते। ठीक है, तो मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।